हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, इसमें आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। तो नाबार्ड क्या करता है, आप सभी को पता ही होगा। हर साल ग्रेड ए ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकालता है। हर साल आपका आता है ये वैकेंसी हर साल आता है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जिसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न वगैरह देखेंगे, फिर उसका सिलेबस कौन कैसा है, फिर सैलरी की भी बात करेंगे हम लोग, और कटअप प्रीवियस ईयर जो भी कटअप रहता है इस एग्ज़ाम में उसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपना करियर नाबार्ड में बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसी मेकिंग में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, खासकर एग्रीकल्चर एंड एलाइड स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, नाबार्ड बेसिकली है क्या। तो ये बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑफ इंडिया फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। मीन्स ये रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हमारा सेक्टर है उसके लिए वर्क करता है ये। इसके साथ साथ ये प्रोमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। तो नाबार्ड कब बना था हमारा, 12 जुलाई 1982 को बना था, अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981। तो नाबार्ड बना, इससे पहले क्या था हमारा, आरबीआई के पास हमारा क्या था, एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को जो भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड ये आरबीआई करता था। और जितने भी हमारे आरआरबी या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनको रिफाइनेंस कौन करता था, ये आपका एआरडीसी, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये अलग अलग था, इसको मर्ज करके 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बनाया गया। कौन सी कमेटी सिफारिश की थी, मीन्स रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दिया था इसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो सीबारमन कमेटी। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली मुंबई में, और अब वर्तमान करंट में जो भी नाबार्ड के चेयरमैन है वो हमारे श्री के वी साजी सर हैं। ये आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। हम लोग देखते हैं क्या क्या करता है फंक्शंस। ये पहला फंक्शन फाइनेंस रिफाइनेंस करता है। ये जो भी हमारे आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक को ये रिफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये सारे बैंक्स क्या करेंगे, अब जितने भी रूरल सेक्टर के जिनको भी मतलब क्रेडिट की जरूरी है, फाइनेंस का ज़रूरत है, उसको इनसे मतलब वो लेंगे। नेक्स्ट सुपरविजन फंक्शन, ये जितने भी आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसको उनको सुपरवाइज करता है, उनका इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है। नेक्स्ट रोल है इसका डेवलपमेंट रोल। तो ये करता है, ये सपोर्ट्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो रूरल कनेक्टिविटी हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, इन सारे में क्या करता है वो थ्रू आरआईडीएफ मीन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू ये सपोर्ट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनका प्रमोशन करता है। इसके साथ साथ प्लानिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट, ये क्या करता है, हमारे जो भी गवर्नमेंट है और आरबीआई उसको मतलब पॉलिसी मेकिंग और उसका प्लानिंग में भी हेल्प करता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लोग देखते हैं नाबार्ड का। पहला है एसएचजी बैंक लिंकेज इनिशिएटिव, जो नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया था 1992 में। और नेक्स्ट है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, ये 1998 में स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। और ये आरआईडीएफ फंड जो है ये आपका 1995 टू 1996 में स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी वैकेंसीज आती है। बेसिकली एक आती है जनरलिस्ट और एक आती है स्पेशलिस्ट पोस्ट। तो जनरलिस्ट पोस्ट में क्या होता है कि इसमें सारे जितने भी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और एक होता है स्पेशलिस्ट पोस्ट, इसमें उस जो पोस्ट आती है उस पोस्ट स्पेसिफिक में जो भी आपका मतलब जिससे रिलेटेड है उसी में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसी ब्रांच मतलब उसी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ जनरल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जनरल ग्रेजुएशन भी वो कंसिडर होगा। तो देख सकते हैं हमेशा जनरल का सीट्स रहती है, ज़्यादा सीट्स जनरल का ही रहती है। देख सकते हैं इस बार ये 225 का है, तो इसमें एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट पोस्ट नहीं आई थी, उसके लास्ट ईयर में आए थे, 2024 में आई थी। 2024 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नहीं आई थी, सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आपका आया था 2021-22 में। 23-24 में नहीं आया, और 25 में आपका देख सकते हैं एक सीट आया है जनरल सीट्स। इसी तरह प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है, जिसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं, इसमें भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। फूड प्रोसेसिंग, अगर आप मास्टर्स फूड प्रोसेसिंग में किए हुए हैं या फिर बीटेक भी अगर आप फूड टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। फिशरीज वालों के लिए भी ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका 2024 का ही है। इसमें देख सकते हैं एग्रीकल्चर की सीट्स थी, फूड प्रोसेसिंग की थी, फिशरीज, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नहीं थी, उस साल नहीं आई थी।
तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ये स्पेशलिस्ट जो भी है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पोस्ट आएगी ही। क्या है कि जनरल सीट्स रेगुलर आती है, तो आप इसके लिए मतलब इसमें आप कम्पीट कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग भी मतलब तैयारी करके रख सकते हैं, अगर आएगी तो उसमें अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर जनरल से तो आप करिएगा तैयारी और भर सकते हैं आप। तो अब देखते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए जनरल के लिए। आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 60% मार्क होना चाहिए आपका फॉर जनरल एंड और ओबीसी के लिए। उसके बाद ST SC का देख सकते हैं 55%। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए, फिर PG डिग्री भी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर वाले में हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर पोस्ट PG डिग्री हॉर्टिकल्चर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। फिशरी वालों के लिए ये देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्री भी अगर आप है तो इसमें एलिजिबल है। फूड प्रोसेसिंग में आप देख सकते हैं PG डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग है तो भी एलिजिबल है। और अगर बैचलर डिग्री मतलब बैचलर डिग्री भी किए हुए हैं फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेसिंग में तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसमें देख सकते हैं लैंड डेवलपमेंट एंड सोइल साइंस, इसमें सोइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर देख सकते हैं, ये वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हैं। अगर PG डिग्री भी आप इन सब्जेक्ट में है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरह और भी स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो बेसिकली ये 4 स्टेज में होता है, देख सकते हैं 4 स्टेजेस। पहला हो गया प्री, नेक्स्ट हो गया मेंस, फिर आपका होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मैंडेटरी है, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले प्री का। तो प्री देख सकते हैं आप, इसमें बेसिकली आपका 8 सब्जेक्ट्स है, देख सकते हैं 8 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ESI जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू बोलते हैं, फिर ARD जिसको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये शुरू के जो 5 है ये क्वालिफाइंग है, मीन्स ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको इसमें। उसके बाद 6, 7, 8 जो है इसी से आपका मेरिट बनेगा। ये देख सकते हैं इसमें कितना 100 मार्क्स का ही है, तो इसी से आपका मेरिट बनेगा। देख सकते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग। और मेरिट सेक्शन जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD, इसी आपका यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो आप मेंस एग्जाम के लिए होंगे, बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो ये जो मेरिट सेक्शन है इसमें जो भी आपका मार्क्स, इसके बेसिस पे आप मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। देख सकते हैं टोटल आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का होगा, और आपका टोटल जो टाइम मिलेगा वो आपका 120 मिनट्स। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एक आपका इसमें जो कटअप आता है वो आपको हर जो 8 सेक्शन है सेक्शनल कटअप सभी में पार करना होगा आपको इसमें। हम लोग देखते हैं मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। देख सकते हैं ये जनरलिस्ट पोस्ट के लिए है। तो इसमें पहला जो होगा पेपर 1 होगा, ये एक ही दिन होगा, 2 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट 1 में आपका पेपर 1 होगा, शिफ्ट 2 में आपका ये पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 हमारा जनरल इंग्लिश है जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है ऑनलाइन, जिसको आपको कीबोर्ड से टाइप करके आंसर मतलब राइट करना है। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे बेसिकली। इसमें आपका देख सकते हैं एक एसे आता है, एक लेटर, एक प्रेसी आता है। प्रेसी ये 100 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। देख सकते हैं एसे आपका 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करके आपको लिखना है। वर्ड लिमिट इसी के आसपास रहता है, 500 से 600 वर्ड में आपको लिखना है। लेटर 30 मार्क्स का होता है, ये भी 200 टू 220 वर्ड्स में लिखना रहता है। और प्रेसी आपका एक पैसेज दिया रहता है, उसको 120 वर्ड्स में लिखना रहता है। जब प्रेसी ये 30 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा पेपर 2। ये आपका इसमें ESI और ARD से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट ए और पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको आधे घंटे मिलेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या होगा, 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 15 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे और ये आपको 90 मिनट्स का होगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव है तो आपको कीबोर्ड से टाइप करके लिखना होगा, या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो यहाँ एक बात देख सकते हैं आप, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यहाँ जो 30 क्वेश्चन है उसमें कुछ क्या होंगे देख सकते हैं, डबल स्टार। सम क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन 1 कैरी 1 मार्क्स, मीन्स कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले भी होंगे ऑब्जेक्टिव में और कुछ 1 मार्क्स वाले भी होंगे। इसी तरह हम लोग देखते हैं स्पेशलिस्ट वालों के लिए। ये तो पेपर 1 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का दोनों का सेम ही होगा। जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट्स मिलेंगे। तो इसमें एसे, लेटर और प्रेसी वही है सेम। इसमें बस ये वाला अलग हो जाता है स्पेशलिस्ट वालों के लिए। अब क्या है, पेपर 2 में क्या आ गया, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आ गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सेक्शन है, और सेक्शन भी आपका डिस्क्रिप्टिव।
इसमें देख सकते हैं 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और आपका आधा घंटा होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 बनाने हैं। 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसमें भी आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको आंसर को टाइप करना है। अब इसमें और एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप, पैराग्राफ बेस्ड या फिर न्यूमेरिकल्स भी रह सकता है इसमें। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना इसमें, और या फिर एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, जिसमें आपका 2 मार्क्स वाले भी होंगे और 1 मार्क्स वाले भी होंगे। तो ये आपका स्पेशलिस्ट वाला का मेंस का जो पैटर्न है वो है। नेक्स्ट स्टेज आ जाता है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो मैंडेटरी है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं 90 मिनट्स ड्यूरेशन का। ये आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं मेंस एग्जाम के बाद तो ये आपको अटेंड करना जरूरी है। उसके बाद फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, और जो फाइनल मेरिट बनेगा वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू मिला के बनेगा। अब होता क्या है देख सकते हैं, अगर आप प्री एग्जाम देंगे तो मेंस के लिए कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं देखते हैं। 1 to 25, मतलब एक सीट पे 25 स्टूडेंट को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और इंटरव्यू के लिए मेंस टू इंटरव्यू कितने जाएंगे, 1:3, मीन्स एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 देख सकते हैं, फेज 1 और फेज 2 दोनों एग्जाम में आपका। और कटअप जो हमारा होता है प्री और मेंस में देख सकते हैं, ऑन इंडिविजुअल स्कोर ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअली जो भी हमारा टॉपिक है जैसे क्यू, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो हर में आपका अलग अलग कटअप आएगा और टोटल स्कोर पे भी आपका एक कटअप बनता है। उसके बेसिस पे आप मेंस में शॉर्टलिस्ट होंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे आपका सिलेबस है। ये रीजनिंग का या इंग्लिश आप देख सकते हैं, जिसमें अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्लोज टेस्ट, पैरा, जंबल, डबल फिलर्स, रीडिंग कम्प्रहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बाकी ये तो रहता ही है। इसी तरह क्वांट का भी है, देख सकते हैं ये कंप्यूटर नॉलेज का है, ये आपका प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे है। नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहता है, तो आप देख सकते हैं ये भी। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा ये जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका करंट अफेयर्स आपको अप्रॉक्स मतलब लगभग 6 महीने का देखना पड़ेगा एग्जाम डेट से पहले। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर कुछ नेशनल न्यूज़, जो कोई कहीं कुछ समिट हो रहा है या फिर कोई इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल समिट्स कॉन्फ्रेंस कहीं हो रहा है, तो ये सब आपका करंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर डिफेंस में क्या पूछता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया का कई अदर कंट्रीज के साथ जो भी मतलब कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, वो कहाँ हुआ, तो उसका नाम क्या है, तो उससे रिलेटेड। फिर आपका देख सकते हैं मेजर इवेंट और डेज एलोंग विथ डेज डेट एंड थीम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, तो उसका थीम क्या है इस साल, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से रहते हैं, साइंस टेक से तो रहता ही है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कौन सा अवार्ड किसको मिला इस ईयर, तो उससे रिलेटेड। इन्वायरमेंट से भी रहते हैं, बैंकिंग इकोनॉमी स्कीम्स से रिलेटेड भी रहते हैं। इस साल करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड जितने भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। बुक्स एंड अथर से भी क्वेश्चंस रहता है। स्ट्रैटेजी है, देख सकते हैं, इसमें नेशनल पार्क्स एंड एक्सचेंज वगैरह देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वगैरह आप देख सकते हैं, पावर प्लांट्स इन इंडिया। इसके साथ साथ इंडियन डांस फॉर्म, कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसीज, ये कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे है। इतने सारे टॉपिक से आपका जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईएसआई, प्री में ईएसआई भी है, जीए एक होता है, ईएसआई और एक होता है एआरडी, ये आपका मेरिट सेक्शन है। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हम लोग देखा, और ईएसआई और एआरडी का सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में दिया रहता है, तो ये आपका मेंस में भी काम आ जाता है और आपका प्री में भी। तो आप देख सकते हैं ये ईएसआई का है। नेक्स्ट हमारा ये एआरडी का सिलेबस दिया हुआ देख सकते हैं आप, जिसमें आपको एआरडी में आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी इंडियन एग्रीकल्चर का प्रेजेंट सिनेरियो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स रहते हैं उन सबको भी आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम का रूरल डेवलपमेंट देख सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके स्कीम्स हैं, एमजी नरेगा अभी हाल फिलहाल इसका नाम हो गया है, एनआरएलएम आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग, जिसमें आपका जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, ये सब आपको इससे रिलेटेड भी जितने भी स्कीम्स है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये तो ईएसआई इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर में भी जो इतने भी स्कीम्स है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका प्री का हो गया। अब यही ईएसआई और एआरडी का जो सिलेबस है ये आपका मेंस में भी काम आएगा। ये ईएसआई का, ये एआरडी का और ये रूरल डेवलपमेंट, ये आपका मेंस में भी यही है, जनरल क्या बोलते हैं आपका जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। अब इंग्लिश देख सकते हैं, मेंस का इंग्लिश का क्या रहता है, उसमें एसे, प्रेसी और राइटिंग कंप्रहेंशन, इसमें आपका लेटर लिखना रहता है, एसे, लेटर और प्रेसी।
तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। अब ये अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अप्लाई करते हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट में, तो ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं उसका भी अलग से सिलेबस नाबार्ड का ऑफिशियल साइट में दिया हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसको आपको जितने भी हैं टॉपिक्स दिए हुए हैं ना सिलेबस में, सबको एक एक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस साल आया था, फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड था, और आपका इसमें आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट भी पूछा था। ये 15 मार्क्स का था और आपको 600 वर्ड में आंसर करना था। अब हम लोग देखते हैं सैलरी कितना मिलेगा। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये लास्ट नोटिफिकेशन 2025 में नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो ग्रोस आप देख सकते हैं ये आपका 1 लाख है पर मंथ। बेसिक पे आपका इतना है 44,500। अभी तो वेज रिविजन भी हो रहा तो काफ़ी बढ़ गया होगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आएगा तो उसमें आप देखेंगे ये काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अब जनरल मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद आपको इतने, अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इतने काफ़ी ह्यूज अमाउंट है ये। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। तो जैसे मैंने बताया पहले कि प्री और मेंस एग्जाम का 2 तरह से आपका मतलब कट ऑफ निकलता है, एक इंडिविजुअल टेस्ट पे और आपका टोटल स्कोर पे। तो ये देख सकते हैं 2024 वाला का है, 25 वाला का तो अभी हाल फिलहाल मेंस एग्जाम खत्म हुआ, तो ये अभी जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वो आता है। तो ये 2024 का है। तो देख सकते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और ये डिसीजन मेकिंग। और ये मेरिट सेक्शन में क्या है, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। तो देख सकते हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए कितना था, रीजनिंग में 1 मार्क्स, इंग्लिश में 7.25, कंप्यूटर में 2.5 मार्क्स 2.25, क्वांट में और डिसीजन मेकिंग 1.25। इस तरह अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं दिया हुआ। इसी तरह मेरिट सेक्शन में ये है, जनरल नॉलेज में 1 मार्क्स था, ईएसआई में 1 मार्क्स और एआरडी में 3 मार्क्स। इस तरह अनरिजर्व के लिए 1.25, 3.5 और 6.25 था। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ था। इसी तरह अब क्या होता, मेरिट सेक्शन कितना था, 100 मार्क्स का था। 20 मार्क्स आपका क्या था, ये जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस था, 40 मार्क्स ईएसआई और 40 मार्क्स एआरडी। तो ये 100 हो रहा है। तो ये 100 पे आप निकलेगा। देखते हैं जनरल के लिए कितना था, जनरल सीट्स में यूआर के लिए 47, मतलब 47 मार्क्स से आप ऊपर लाए हैं तभी आप मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। इस तरह देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कितना था, 40.75 था। इस साल तो नहीं आई थी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज। तो ये आपका 100 मार्क्स पे अलग से कट ऑफ आता है, उसके बेसिस पे आप मेंस में शॉर्ट लिस्ट होंगे। अभी आपका है मेंस का कट ऑफ, देख सकते हैं जनरल के लिए कितना था, 130.50, 200 पे 130.50। मीन्स जो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हुआ और आपका जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ आपका ईएसआईआरडी का या फिर स्पेशलिस्ट पोस्ट का जो भी स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उस पर, तो ये इतना मार्क्स से आप अबव लाएंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए, मतलब नेक्स्ट चीज़ के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब ये देख सकते हैं इसमें भी क्या होता है, जो हमारे देख सकते हैं जनरल डिस्क्रिप्टिव पेपर जो इंग्लिश का था, ये एसआईआरडी का ऑब्जेक्टिव वाला और ये डिस्क्रिप्टिव वाला। तो देखते हैं इसमें भी अलग से कट ऑफ आपको फिर, मतलब सेक्शनल कट ऑफ जो भी है इसमें वो भी आपको पार करना पड़ेगा। देख सकते हैं जनरल के लिए कितना था, 46, मतलब इंग्लिश जो 100 मार्क्स का था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसमें आपको इतना मार्क्स से ऊपर लाएंगे तो भी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट पेपर 2 का, इसमें था 15.75 और डिस्क्रिप्टिव वाला में था 20.25। इसी तरह देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये आपका 2022 का मैंने लिया है एग्जाम्पल। इस तरह ये टोटल स्कोर देख सकते हैं, जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उस पोस्ट के लिए उसका ये सिलेक्शन लिस्ट का ये कट ऑफ है। ये जनरल सीट्स के लिए आप देख सकते हैं जनरल का कितना था, 168, मतलब ये जो जनरलिस्ट वैकेंसी था उसमें जो जनरल कैंडिडेट था लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड उसका मार्क्स था 168। इस तरह ओबीसी का 169, बाकी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर का देख सकते हैं 185.25, काफ़ी हाई है ये, इतना पे सिलेक्ट हुआ था। इसी तरह बाकी का भी आप देख सकते हैं। ये 2022 का है, देख सकते हैं ये आपका सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ है और ये वेट लिस्ट का कट ऑफ है। इसमें आपका जो भी हमारा मेंस और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स मिला के है ये। अब हम लोग देखते हैं जो नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी आई थी 2025 में, वो कब आई थी, देख सकते हैं 8 नवंबर 2025 को आई थी नोटिफिकेशन आया था, डिटेल नोटिफिकेशन। और हमारा प्रीलिम्स एग्जाम था 20 दिसंबर। तो लगभग 40 से 42 डेज के आसपास आपका मतलब प्री और नोटिफिकेशन के बीच का टाइम, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता। इसलिए आप अभी से अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है।
उसके बाद जो हमारा प्री का रिजल्ट आया था देख सकते हैं, प्री एग्ज़ाम हुआ था हम लोग को 20 दिसंबर और जो इस ईयर और रिजल्ट आया था 14 जनवरी को। तो इसमें भी आपका कितना दिन देख सकते हैं 10, इसमें भी 24 डेज़ के आसपास। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप प्री एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद आप रिजल्ट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट और मेंस एग्ज़ाम देख सकते हैं, मेंस एग्ज़ाम के जस्ट 10 से 12 दिन पहले आपका प्री का रिजल्ट आता है। तो ये मत सोचिएगा कि प्री का रिजल्ट आ ही जाए, कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो उतना कम टाइम में आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। तो अभी से आप प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके शुरू से तैयारी कीजिए अभी से, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कृषि अभियंत्रण नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और सर्च कीजिएगा तो। थैंक यू।